ममता ने सही कहा कि वो हारी नहीं है, हराई गई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर करा के और उन सारे लोगों का नाम काट दो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल को वोट देते हैं। इन्होंने बिहार में ये खेल किया, इन्होंने हरियाणा में ये खेल किया, इन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ये खेल किया और बंगाल में ये खेल किया कि इन्होंने उन सब इलाकों में वैसे जितने नाम थे उसको एसआईआर के माध्यम से हटा दिया। जो इनको शक था कि बीजेपी को वोट नहीं देके ममता को वोट देंगे। बंगाल का चुनाव उसी तरह लूटा हुआ चुनाव है जिस तरह ये बाकी चुनाव को लूटते रहे। आने वाले चुनाव में अगर विपक्ष सावधान नहीं हुआ तो यही खेल बराबर रिपीट होगा। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली से आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान स्ट्रीट पर हिंदी पर। और आज के खास कार्यक्रम के विशेष मेहमान हैं भारत के पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के राइट हैंड, सबसे विश्वास पात्र, कद्दावर, ब्यूरोक्रेट और नेता यशवंत सिन्हा साहब। स्वागत है स्ट्रीट पर हिंदी में। पश्चिम बंगाल में साहब बीजेपी बन गई है और ममता बनर्जी उखाड़ के फेंक दी गई है। बम्पर जीत हुई है साहब। और मोदी जी ने आज बड़े रौब स्वाब से बहुत खुशी के साथ चढ़ वंदना की है पश्चिम बंगाल की जनता की। क्या कहना चाहेंगे साहब? मोदी जी, बीजेपी, अमित शाह साहब इलेक्शन जीत गए हैं, अब उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा बंगाल में, और किसको किया जाएगा? अब उल्टा लटका के सीधा किसको करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूं अभी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बंगाल में चुनाव में इन्होंने जो धांधली शुरू की, एसआईआर से लेकर चुनाव के दिन और नतीजे जब आ रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, उस दिन भी उसका दूसरा मिसाल पाना मुश्किल है हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में। ममता ने सही कहा कि वो हारी नहीं है, हराई गई। और इन्होंने जो अब प्लानिंग की है ना, मुझे ये लगता नहीं है, मेरी जानकारी है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 303 से 240 सीटों पर आ गई थी। लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था और बैसाखी वाली सरकार बनाने के लिए, चलाने के लिए ये लोग मजबूर हुए थे। तो उसी समय बैठकर इन लोगों ने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग का मकसद ये था कि अब हम कोई चुनाव इस देश में नहीं हारेंगे, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो। और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त इनके खासम खास हैं, इनके गोद में बैठकर खेलते हैं, इनसे रोजमर्रे की बेसिस पर इंस्ट्रक्शन लेते हैं, आदेश लेते हैं, उसका पालन करते हैं। तो इस तरह के चुनाव आयोग के साथ इनका खेल जो था वो और भी आसान हो गया। और खेल क्या था? खेल ये था बहुत साधारण शब्दों में कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर करा के और उन सारे लोगों का नाम काट दो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल को वोट देते हैं। इन्होंने बिहार में ये खेल किया, इन्होंने हरियाणा में ये खेल किया, इन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ये खेल किया और बंगाल में ये खेल किया। तो वहां पर अगर पता नहीं 27 लाख वोटर्स के नाम काटे गए और 9 लाख नए वोटर जोड़े गए, तो जो डिफरेंस है टीएमसी के वोट में और बीजेपी के वोट में, उससे ये दोनों मिला के ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट जाहिर है कि इन्होंने उन सब इलाकों में वैसे जितने नाम थे उसको एसआईआर के माध्यम से हटा दिया। जो इनको शक था
कि बीजेपी को वोट नहीं देके ममता को वोट देंगे। ये बहुत साधारण सा खेल हुआ। आपको वो खबर अखबारों में भी आई है कि एक सज्जन गए जो जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी बनी थी उसके पास, जिसके जज साहब ने अभी इस्तीफा दे दिया। 27 लाख वोट काटे गए थे, उसमें 200 से भी कम वोटों के बारे में उनका फैसला आया। लेकिन एक व्यक्ति खुशकिस्मत था, उसका नाम फिर से शामिल हो गया वोटर्स लिस्ट में, और वो चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़के जीत भी गया, विधानसभा में पहुंच गया। तो अगर मान लीजिए कि उसका फैसला नहीं हुआ होता, जैसे लाखों लोगों का नहीं हुआ, तो वोट देने की बात छोड़ दिए, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। तो ये इन्होंने इसी जो ये सिस्टम है इसको इन्होंने परफेक्ट किया है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द विपक्षी दलों को कहना चाहता हूं कि इसी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ और इसी सरकार के साथ, इसी मोदी और अमित शाह के साथ, अगर वो कहीं पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, तो वो जीतने से भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु का चुनाव नहीं जीत सकती थी, तो इसलिए वहां पर तो वो दूसरा खेल कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केरलम का चुनाव नहीं जीत सकती थी, तो वहां पर वो खेल कर रहे हैं, वो आप देख। वहां पर खेल उतना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो बंगाल में इन्होंने वही खेल किया। और बंगाल का चुनाव, मैं ममता बनर्जी से पूरी तरह सहमत हूँ, राहुल गांधी से पूरी तरह सहमत हूँ कि बंगाल का चुनाव उसी तरह लूटा हुआ चुनाव है जिस तरह ये बाकी चुनाव को लूटते रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि बड़ी बात होती है एंटी इनकम्बेंसी था। 15 साल से ममता बनर्जी वहां चीफ मिनिस्टर थी। एंटी इनकम्बेंसी केवल गैर भाजपा शासित प्रदेशों में ही होती है। भाजपा तो पता नहीं कितने दशक से गुजरात में शासन में है, वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं लागू होती है। और कितनी जगह शासन में है, असम में नहीं लागू होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होती है, कहीं लागू नहीं होती है। केवल नॉन बीजेपी स्टेट जो है वहीं पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। और एक बात कह के मैं इस विषय पर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इनको पूरा भरोसा है कि ये न केवल इसको करने में कामयाबी हासिल करेंगे, बल्कि इनको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, न केवल भक्तों का बल्कि भक्त मीडिया जो है उसका भी। वो सब इसी में लग जाएंगे कि हम लोग ये आ, साबित करने में जुट जाएं कि कैसे बीजेपी ने ये कमाल करके दिखाया। आने वाले चुनाव में अगर विपक्ष सावधान नहीं हुआ तो यही खेल बराबर रिपीट होगा। यशवंत सिन्हा साहब, पश्चिम बंगाल में आपने बहुत कुछ बोला कि गोदी में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वही खेल रहे हो किसी पार्टी विशेष के, तो फिर आप भगवानी मालिक है सर। आज अगर टीएन शेषन साहब होते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब सर क्या होता? वो बचते या बीजेपी साफ हो जाती? देखिए, एक तो यह है कि टीएन शेषन जैसे व्यक्ति को बीजेपी कभी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाती ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि एक परिस्थिति ऐसी बनती कि टीएन शेषन पहले से ही मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और बीजेपी की सरकार आ गई, जैसे 2014 में आई, और टीएन शेषन से इनको डील करना पड़ता, तो वो टीएन शेषन को पहले दबाने की कोशिश करते। और टीएन शेषन अगर नहीं दबते तो अशोक लवासा केस आपको याद है, जो चुनाव आयुक्त थे, जी उसी सर। तरह का कोई खेल करके, इसी तरह का कोई खेल करके वो निकाल देते मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को। सर, ये तो इलेक्शन कमिश्नर की बात रही बीजेपी की। ममता बनर्जी बड़ा एक आयरन लेडी है पश्चिम बंगाल के लिए। वो कह रही थी कि मैं किसी भी तरीके से रिजाइन नहीं करूंगी, कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, ले सको तो ले लो। सर, अब तो शपथ ग्रहण समारोह हो गया, शुभेंदु साहब मुख्यमंत्री बन गए, ये क्या कहानी? नहीं नहीं,
उन्होंने कहा, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने नोटिफाई कर दिया कि विधानसभा जो पुरानी वाली थी वो समाप्त हो गई। तो विधानसभा समाप्त हो गई तो उस विधानसभा के जितने इंतजाम थे साथ साथ वो भी समाप्त हो गए। नई विधानसभा नोटिफाई हो गई, नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला दिया उन लोगों ने। उसको कोई, उस संवैधानिक व्यवस्था है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ममता जी अपने निर्णय पर अडिग रही कि रिजाइन नहीं करेंगे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, स्वतः सब कुछ समाप्त हो गया। अब सर ममता बनर्जी के पास नेक्स्ट क्या है विरोध जताने के लिए, अपना जो घुट रही है वो सच सामने लाने के लिए? देखिए, उन्होंने कहा है कि वो फ्री हो गई हैं और वो आ, कोशिश करेंगी पूरे इंडिया गठबंधन को साथ लाकर और देश भर में एक आंदोलन खड़ा करने की। अगर वो ऐसा करती हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। हालांकि तमिलनाडु में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर इंडिया गठबंधन ही तितर बितर होता दिख रहा है। तो क्या होगा आगे चल के मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ममता बनर्जी देश के पैमाने पर सड़क पर उतरती हैं तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा आ, देश की सर राजनीति के ऊपर। सर इंडिया गठबंधन तितर बितर क्यों हो रहा है, क्यों फैलता जा रहा है, क्या वजह है? एक तो पॉइंट में जरा अगर बता सकें, आप तो पुराने एक दो खांटी। पॉइंट देखिए। देखिए, इंडिया गठबंधन एक तो कभी एकजुट हुआ ही नहीं पूरी तरह से। एकजुट होने के लिए जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी वो इंडिया गठबंधन ने नहीं बनाए। एक बड़ा कारण ये रहा। दूसरा जो है, जैसे इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष या कन्वीनर कौन बना? इंडिया गठबंधन का सचिवालय कहाँ था? ऐसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो संगठन बनाने, केवल शीर्ष पर घोषणा हो गई कि हम लोग इकट्ठे हैं। पार्लियामेंट के भीतर थोड़ा बहुत सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नाम के वास्ते ही रही। इसलिए इंडिया गठबंधन अब तमिलनाडु के इश्यू पर डीएमके अलग हो गया। कई इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी यूपी की, वो कांग्रेस के इस चाल से सहमत नहीं है, इस मूव से कि वो डीएमके को छोड़ दें और टीवीके का समर्थन करें। और इसको लेकर इंडिया गठबंधन अब लग रहा है कि तितर बितर हो रहा है। सर इंडिया गठबंधन के तितर बितर होने से समाजवादी पार्टी पे भी क्या असर पड़ेगा? ममता बनर्जी का छोड़ दीजिए इस वक्त। नहीं, ऐसे भी देखिए, ऐसे भी इंडिया गठबंधन जो था वो के आइडियोलॉजिकल गठबंधन नहीं था। वो गठबंधन मैक्सिमम इसी पर था कि सीटों के बंटवारे में इस बात का ध्यान रखा जाए। वो फिर भी वो यूपी में कर सकते हैं। यूपी में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और उसके बाद जो पार्टियां हैं वो है कांग्रेस, वो है मायावती की पार्टी। तो कांग्रेस यूपी में अब कोई बहुत महत्वपूर्ण पार्टी नहीं रही, कुछ सीटों की पार्टी है। और इसलिए वो हो सकता है सीट एडजस्टमेंट कर लें, हो सकता है नहीं भी करें, अलग अलग लड़ लें। सर एक सवाल है बड़ा, मतलब सवाल के आसपास ही मैं जवाब चाहूंगा। इंडिया गठबंधन कमजोर था, इसलिए बीजेपी उसका फायदा उठा के मजबूत होती जा रही है सेंटर से लेकर राज्यों में, या फिर बीजेपी सर मजबूत है इसलिए इंडिया गठबंधन फैल गया है, कमजोर हो गया है? नहीं, इंडिया गठबंधन के बारे में एक आप बात समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन के बारे में आप देखेंगे कि शुरू में इंडिया गठबंधन की मुख्य प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस। और कांग्रेस और बीजेपी जहां जहां आमने सामने लड़ती थी वहां बीजेपी जीतती रही और कांग्रेस हारती रही बुरी तरह। लेकिन मुकाबला कहाँ था? मुकाबला था रीजनल पार्टी से, जो क्षेत्रीय दल थे उनसे मुकाबला था। अब उन क्षेत्रीय दलों में उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी को निपटा दिया। तो एक बहुत प्रमुख क्षेत्रीय दल जो था वो खत्म हो गया। अब दूसरा क्षेत्रीय दल जो है वो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि उनका हश्र क्या होता है। तीसरी
क्षेत्रीय पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया। तो इस तरह करके, अच्छा, दक्षिण में अगर आप लेते हैं, उन्होंने टीडीपी को भी अपने साथ मिला लिया है। और दक्षिण में चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरलम हो, वहां पर कोई खास पकड़ नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। उनकी मंशा केवल यही रही होगी इस चुनाव के बाद कि टीवी के जो विजय की पार्टी है उसको सरकार बनाने से रोको। और सरकार बनाने से, अगर आप चाहें तो इस पर हम अभी बात कर लें कि सरकार बनाने से रोकने के लिए उन्होंने जो राज्यपाल महोदय हैं उनके ऑफिस का दुरुपयोग किया। अब इस देश में अनेक उदाहरण हैं कि राष्ट्रपति हों या राज्यपाल हों, वो जो चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ा गठबंधन जो उभर कर सामने आता है, उसको मेजॉरिटी नहीं भी हो तभी उसी को ही बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। यहाँ पर टीवी के मजबूत पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसको बुलाने में वहां के राज्यपाल महोदय खेल खेलते रहे, क्योंकि वो बिल्कुल खांटी संघी हैं, आरएसएस के सदस्य रहे हैं। और दिल्ली से उनको यही इंस्ट्रक्शन था कि किसी तरह रोको टीवी के की सरकार को बनने से। और क्यों रोको? क्योंकि टीवी के इन लोगों के पास नहीं आया, बीजेपी के पास, टीवी के दूसरे लोगों के पास गया, कांग्रेस ने तुरंत उसका समर्थन किया, जिसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी, क्योंकि वो डीएमके उनसे अलग हो गई। और अब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि वो 118 की संख्या जो है उसको उन्होंने छू लिया है। अब देखा जाए अगला खेल क्या होता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो गवर्नर साहब की भूमिका रही है वो पूरी तरह से असंवैधानिक रही है। बोमई जजमेंट से लेकर इस तरह के अनेक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मेजॉरिटी का टेस्ट होगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लोकसभा में या विधानसभा। वो राष्ट्रपति भवन और लोक भवन में नहीं होगा। अब यहां पर ये इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, 118 की संख्या दिखाओ, 118 की संख्या दिखाओ। ये उनका जो स्टैंड था वो टोटली असंवैधानिक था, संविधान की परंपराओं के खिलाफ था। और ऐसे गवर्नर को 1 मिनट के लिए भी अपने ऑफिस में बने रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, वो बात ये है कि मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ता है। मान लीजिए विधानसभा या लोकसभा में मेजॉरिटी किसकी? मेजॉरिटी होती है ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसी में ना, ऐसा तो नहीं कि सबको आप गिरफ्तार करके जितने सदस्य हैं उनको आप अरेस्ट करके लाके हाउस में रखेंगे और कहेंगे अब तुम वोट दो, उसकी मर्जी है वो आए चाहे नहीं आए। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिस्टम है हमारे संविधान में। अब ये गवर्नर साहब जो तमिलनाडु के हैं, उनको कैसे पता था कि पूरे जो 234 मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वहां पर उपस्थित होंगे? हो सकता है 10 नहीं हो, इसलिए हो सकता है कोई संख्या 118 से घट के 108 हो जाए। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे, सारी मान्यताओं के खिलाफ इंसिस्ट करते रहे कि नहीं, हमको संख्या दिखाओ। यही है जो सिस्टम है। संजीव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ कि मोदी शाह की जो जोड़ी है, इनके लिए कोई भी संवैधानिक मान्यता का महत्व नहीं है। ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं और जो चाहते हैं वही करते हैं। और अब पूरी व्यवस्था के ऊपर इनका कंट्रोल हो गया है। राज्यपाल इनके हैं, चुनाव आयोग इनका है, सेंट्रल पुलिस फोर्स इनका है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इनका प्रभाव है, विद द रिजल्ट कि कहीं से कोई रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा। सर, ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन है उसकी कमजोरियों के चलते हार गई, या मोदी और शाह की जोड़ी की मजबूती और मजबूत रणनीति के तहत हार गई की वजह से? नहीं नहीं, कोई मजबूत,
इंडिया गठबंधन तो छोड़ दीजिए, वहां पर ममता बनर्जी ही थी जो सब कुछ थी। कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, लेफ्ट वाले अलग से चुनाव लड़े, वो दूसरी बात है, लेकिन उनका कोई खास वजूद वहां नहीं था। और ममता बनर्जी इसलिए हारी क्योंकि अगर पूरे लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में 3 लाख सेंट्रल आर्म फोर्सेस लगते हैं, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अकेले 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया। वहां एक तरह से मार्शल लॉ लागू हो गया था। वहां पर इन्होंने बहुत मनमानी की है। बातें अभी खुलकर सामने आ रही हैं धीरे धीरे, और मुझे लगता है कि ये सारी बातें और मजबूती से आने वाले दिनों में सामने आएंगी। और कैसे इन्होंने धांधली करके पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता, ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। यशवंत सिन्हा साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के, सब कुछ जिनके आप राइट हैंड रहे हैं, आपको बड़ी पैनी पकड़ है सर राजनीति पे भारत की। इस वक्त इंडिया गठबंधन कमजोर है, बीजेपी एक दूसरे को तोड़ने में इनको लगी, राज्यों को किसी तरीके से तबाही मचा के अपना राजकाज संभालो, राजपाट। आप सर यशवंत सिन्हा साहब देश के हित में राजनीति में दोबारा क्यों नहीं आ जाते हैं? कोई पार्टी ऑफर नहीं कर रही है, या आप आना नहीं चाहते हैं, या आपके मन की अब राजनीति नहीं रह गई आपके लेवल की? नहीं, अब देखिए, अब मेरी जो उम्र हो गई और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के बाद उस समय मैंने तय किया कि जो सबसे बड़ा चुनाव होता है इस देश का, वो बड़े पद के लिए, उस चुनाव को मैंने लड़ लिया। इसलिए अब चुनाव में भी नहीं आऊंगा, और राजनीति में भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। तो पार्टी पॉलिटिक्स में दूर हो गया, मैं किसी दल में नहीं हूँ, किसी दल में जाना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन इस उम्र में भी देश की फिक्र रहती है, इसलिए मैं आपके जैसे मित्रों के कार्यक्रम में शामिल होता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। और मैं इतना बता दूं आपको कि अभी भी मेरा मानना यह है कि बीजेपी ने मोदी शाह का मुकाबला करने के लिए इस देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो मैं उसका पार्ट बनूंगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। यानी कि सर आप आने वाले वक्त में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की सच्चाई, काली करतूतें बाहर लाने के लिए कोई देश में अन्ना जैसा कोई आंदोलन होता है तो आप उसके उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आप ये कहना अन्ना चाहते अन्ना हैं? अन्ना का आंदोलन नहीं, अन्ना का आंदोलन तो बीजेपी द्वारा प्रायोजित था। तो उस तरह का आंदोलन नहीं, एक बढ़िया आंदोलन हो जैसे जेपी का आंदोलन 74 में हुआ था, उस तरह का आंदोलन हो इस देश में, तब जाके बात बनेगी। और नहीं तो इसमें आप तैयार हो जाइए कि खत्म हो जाएंगे सब लोग चुनाव में। भाजपा को चुनाव में हराना बिल्कुल असंभव है। सर आज की तारीख में नहीं बल्कि पीछे से अगर मैं लूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जब बने थे तो डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री एक पद निकाल के लाया था जिसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं भारत के, और वो थे उप प्रधानमंत्री देवीलाल, है ना। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उसमें उप प्रधानमंत्री बोल भी नहीं पा रहे थे, बार बार मंत्री बोल रहे थे, मंत्री बोल रहे थे। अगर कुछ यादें ताजा हो रही हैं आप लोगों से ही सीख के, तो सर उप प्रधानमंत्री वहां, उसके बाद फिर आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने केंद्रीय गृह मंत्री के संग संग। लेकिन सर एक उसके बाद नीचे अब स्टेट्स में चला डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। ये सर झुंझुना क्या है? उसके पास कुछ पावर है, या बिना दांतों का शेर है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सूबे में? उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री होने से उनको कोई विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर एक व्यवस्था ऐसी बने कि एक मुख्यमंत्री हैं, उनके नीचे एक उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको एकदम बिल्कुल एक अनइम्पोर्टेंट मंत्रालय विभाग दिया हुआ है, और बाकी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो कोई होम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो वैसे उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री की कोई विशेष औकात नहीं होती है। उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री होने के लिए आवश्यक है कि उनको जो विभाग मिले, या जो विभाग, कई विभाग मिलते हैं, वो सब महत्वपूर्ण हो, तभी उनका महत्व रहेगा। यशवंत सिन्हा साहब,
सत्ता में राजनेताओं के राजपुत्री और राजपुत्रों के लिए भी एक जगह बनानी शुरू कर दी। पिता जब हटता है तो पुत्र के लिए और पुत्री के लिए जगह बना के जाता है। बहुत एग्जाम्पल हैं। आप वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, फिर आपके पुत्र जयंत सिन्हा जो हैं वो बीजेपी में ही केंद्र में स्टेट मिनिस्टर भी रहे, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है। और बहुत सारे हैं। फिलहाल अब अभी बिहार में सबसे ज्यादा मारामारी है कि कई पुत्र पुत्रियों को सत्ता में शामिल किया गया है, जिनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार साहब के बेटे को भी सत्ता में शामिल किया गया है, जबकि चुनावी अनुभव उनका कुछ नहीं है, राजनीतिक अनुभव उनका कुछ नहीं है। सर, ये क्या नई परिपाटी और ये क्या चलती रहनी चाहिए कि पापा जा रहे हैं तो नहीं नहीं, पुत्र को आगे सरका दें? ये कोई नई परिपाटी नहीं है। ये अनंत काल से हमारे देश में चल रही है। और मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर जो व्यक्ति आ रहा है उसका लिटमस टेस्ट जो अंग्रेजी में कहते हैं, जो सबसे मुश्किल टेस्ट है वो ये है, क्या वो है कि क्या आप जनता का विश्वास जीत पाएंगे या जीत लिया है। आपने मेरे पुत्र की बात की। दो बातें जो हैं वो अलग अलग हैं। एक तो ये है कि मैंने उस समय पद छोड़ दिया, मैंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और ना मैं किसी पद पर गया, तो मैं हट गया पूरी व्यवस्था से। और तब हमारे लड़के जो बहुत ही क्वालिफाइड थे, जिनके जैसे बिरले लोग हैं भारत की राजनीति में, उस व्यक्ति को उन्होंने चुना, पार्टी ने चुना और उनको खड़ा किया। और जनता को जनता का समर्थन उनको मिला और भारी बहुमत से वो जीतकर लोकसभा में गए। तो टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि आप जनता की अदालत में जाइए और जनता आपको चुनती है या नहीं चुनती है। नीतीश कुमार और मेरे केस में फर्क ये है कि नीतीश कुमार अभी भी पॉलिटिक्स में है, राज्यसभा में आ गए। दूसरी बात कि उनके बेटे कोई चुनाव अभी तक नहीं लड़े हैं, ना विधानसभा ना विधान परिषद में हैं, फिर भी वो मंत्री बन गए। तो ये कुछ ज्यादती लगती है, ऐसा मेरा मन। नहीं सर, मैंने आपको और जयंत सिन्हा को सर इसलिए लिया ताकि हमारा और आपका इंटरव्यू स्टेट में रहे संजीव चौहान वर्सेस यशवंत सिन्हा को इस सुना तो ये ना कहे साहब जयंत सिन्हा को छोड़ दिया था और डिप्टी जो बनाए गए हैं मंत्री परिषद में लिए गए हैं बिहार में नीतीश कुमार के पुत्र, उनको साहब जो है वो ले लिया गया। खैर, लेना जरूरी था, आपने बिल्कुल सही बात नहीं, की अच्छा सर। कि चलते आपने ये चलते, सवाल पूछ लिया। हाँ ये अच्छा सर, कि ये आपने ये सवाल, सवाल पूछ लिया। ये सर सवाल जरूरी था सर, जरूरी था। आपने साफ किया है कि बिल्कुल। मेरे पुत्र ने चुनाव जीता और कद्दावर नेता के तौर पे जाके खड़ा हुआ और मैं राजनीति छोड़ चुका था। लेकिन नीतीश बाबू राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके पुत्र ने अभी तक विधान परिषद का भी चुनाव नहीं जीता है और उसके बाद वो मंत्रिपरिषद में चले गए हैं शामिल होने। फर्क है सर, समझ गया सर। चलते चलते अंतिम सवाल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो हुकूमतों ने एक रूल लागू किया है कि अब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी इज्जत करी जाएगी। बेइज्जती कौन कर रहा था सर? इलाके में आईएएस आईपीएस, सीओ साहब, डिप्टी एसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नरेट पुलिस, कमिश्नर पुलिस या फिर डीएम, जिला अधिकारी। इसमें एक नमूना सर पिछली साल आया था अंतिम महीनों में 2025 में, जुलाई सितंबर अक्टूबर जो भी है रहा हो, ध्यान नहीं आ रहा। बुलंदशहर की एक महिला डीएम थी, उनके लिए 20 बार शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 20 22 25 बार फोन कॉल की लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। उन्होंने जाके महाना साहब जो विधानसभा अध्यक्ष वहां उठाया मुद्दा और तब जाके वो भगदड़ मची। उसके बाद सर उन्होंने माफी मांगी डीएम ने और अपनी व्यस्तता बताई, मीटिंग में थे। लेकिन सर अब नया आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जो हैं एसपी गोयल साहब ने लागू किया। ये आदेश सर मैं बता दूं 2013 से लेकर 2026 7 मई 2026 तक सर 15-16 बार, ये शायद 16वां आदेश है। एक ही आदेश बार बार रिपीट हो रहा है कि अगर आप किसी भी ब्यूरोक्रेट ने किसी जनप्रतिनिधि की बेइज्जती की या जनप्रतिनिधि उनके दफ्तर में गया और उसको सैल्यूट नहीं किया, सीट से खड़े होकर चाय नाश्ता नहीं कराया, तो इसे सर आचार संहिता का पालन मतलब दुरुपयोग माना जाएगा, सर्विस रूल का, और दंडात्मक कार्यवाही होगी। सर आप एक ब्यूरोक्रेट भी रहे भारत के,
और आप एक राजनेता भी रहे हैं, देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं, बड़े बड़े कद्दावर पदों पे रहे हैं। अब सर आपसे जानना चाहूंगा, एक ब्यूरोक्रेट क्या कहना चाहेगा इस मामले में, और सर एक भारत के पूर्व विदेश मंत्री क्या कहना चाहेंगे, राजनेता। देखिए, ये अलग अलग मानसिकता और अलग अलग व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि जो ब्यूरोक्रेट है और जो पॉलिटिशियन है उसके बीच में संबंध कैसा होगा। मैं जब ब्यूरोक्रेट था तो मैं कोशिश करता था कि जो इज्जत मिलनी चाहिए चुने हुए प्रतिनिधियों को ही नहीं, बल्कि जो भी राजनीति या पब्लिक लाइफ में है उसको, वो मैं देने का प्रयास करता था। लेकिन इसके साथ ही साथ ताली दोनों हाथों से बजती है, तो उनका भी फर्ज बनता था कि वो जो ब्यूरोक्रेट है उसके साथ इज्जत से पेश आए। आप उसके ऑफिस में जाकर तुरंत गाली गलौज शुरू कर देंगे तो आप ये नहीं उठ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उठकर आपके पैर पर गिर जाएगा और पैर छू के माफी मांगेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ताली दोनों हाथ से बचेगी, दोनों को इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की। मैं जब राजनीति में आया, पॉलिटिक्स में आया और ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी, तो मेरा ब्यूरोक्रेसी का बहुत कटु अनुभव। छोटे छोटे पदाधिकारी जो मेरे मातहत छोटे पदों पर काम किए हुए थे, वो इस दरमियान बड़े पदों पर चले गए। कोई कलेक्टर बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, कोई डीआईजी बन गया, कोई एसपी बन गया। और ऐसे लोगों ने जो व्यवहार व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ किया, वो बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुखद था। मैंने तो एक बार संकल्प ले लिया एक अफसर के बारे में कि जिंदगी में कभी कहीं मिलेगा और मैं पावर ऑफ पोजीशन ऑफ पावर में हूंगा तो इसको मैं उल्टा लटका के सीधा करूंगा। सर लेकिन फिर पुलिस मैं ऑफिसर आया थे, उस, कोई बिहार का किस्सा है वो। हाँ, बिहारी के थे। और मैं उसके बाद पोजीशन ऑफ पावर में आया। वो ऑफिसर मैं जानता था कि किस पद पर हैं, लेकिन तब तक मेरी प्रतिशोध की भावना जो थी वो खत्म हो गई थी, और इसलिए मैंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैं इसको झेल चुका हूं एज ए पॉलिटिशियन। और मैं जोर दे के इस बात को कहना चाहूंगा कि रेस्पेक्ट जो है वो अर्न किया जाता है, डिमांड नहीं किया जाता है। रेस्पेक्ट जो है वो डिमांड करने से नहीं मिलता है, वो अर्न करना पड़ता है। और मैं जब मंत्री बना, वित्त मंत्री बना, तो कई लोग आईएएस के थे जो मेरे सीनियर थे, वो मेरे सचिव थे। मैंने उनको बराबर बहुत इज्जत के साथ मैं उनके साथ पेश आता था। तो ये दोनों तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, तभी रिश्ता जो है वो सही रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सर बुलंदशहर की डीएम शिवपाल सिंह यादव का 20 22 18 बार फोन करने के बाद भी ना तो पिक कर रही है ना कॉल बैक कर रही है सर, इसको क्या कहेंगे एक गलत है, आईएएस ऑफ। गलत, गलत है, गलत है। फोन पर मान लीजिए कि डीएम स्वयं उपलब्ध नहीं है, तो ये व्यवस्था तुमको करनी चाहिए थी कि फोन एक ऐसे व्यक्ति के पास हो कि आप मीटिंग में रहें तो तभी फोन उठाया जाए, बाद में आपको सूचना दी जाए कि भाई किसका फोन आया था, ताकि आप कॉल बैक कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि 20-25 बार कोई फोन करे और आप कॉल बैक नहीं करें। सर एक इसी से जुड़ा मुद्दा आ रहा है, ये तो रही राजनेता जनप्रतिनिधि वर्सेस ब्यूरोक्रेसी, नाक की लड़ाई जिसमें इज्जत और बेइज्जती दोनों की होती है, वक्त कौन भारी कब किस पे पड़ जाए। एक छोटा सवाल चलते चलते, 1980 बैच के आईपीएस हैं यूपी कैडर के रिटायर्ड डीजीपी यूपी के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह। सुलखान सिंह प्रयागराज के कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को फोन करते हैं, उनका पीआरओ फोन उठाता है कि सर ये अब सर एक नया ट्रेंड आ गया है यूपी में, मध्य प्रदेश में, कहीं किसी भी सूबे में जाइए देश के, किसी यूपी में ही नहीं सब जगह, कि अगर आईएएस या आईपीएस से बात करनी है तो उनका एक पीआरओ सर सब इंस्पेक्टर लेवल का या सीनियर लेवल का अधिकारी लगा दिया और वो कहता है साहब बिजी हैं। यही सुलखान सिंह साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आप कॉल बैक करा, 3 दिन तक सर कॉल बैक नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मीडिया में सब ये डाला
कि मैं डीजीपी रहा हूं, लेकिन मैं खुद जनता दरबार लगाता था 11 बजे से 1 बजे तक राज्य पुलिस महानिदेशालय लखनऊ में। और अब मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बहुत इज्जत चाहिए, मैं राजनेता हूं, जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन एक सीनियर डिपार्टमेंट हेड होने के नाते रिटायर्ड, क्या मैं इतना भी उम्मीद ना करूं कि कमिश्नर जो है वो कॉल बैक कर दे 3 दिन तक? और सर, जब वो मीडिया में है, सोशल मीडिया पे सुरखान सिंह साहब ने डाला, मेरी बातचीत हुई, इंटरव्यू चला, अब उन आईपीएस को बहुत खाल उतारी हो रही है। इस इश्यू पे अगर आप कुछ बोलना चाहें वरिष्ठ होने के नाते नहीं, सर। मैं वो आईपीएस ऑफिसर गलत है। अब वो सुरखान सिंह की ही बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति की बात है। अगर वो फोन करता है तो वो फोन कॉल रिटर्न करना चाहिए। जब मैं वित्त मंत्री था तो मैं बहुत व्यस्त रहता था, दिन भर मीटिंग 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 चलती रहती थी। लेकिन उसके बाद जब देर शाम को मान लिया कि 9 बजे तक मैं घर लौटता था और उसके बाद तुरंत अपने ऑफिस में बैठ जाता था, और दिन भर में किसका किसका कॉल आया ये लिस्ट मेरे सामने पेश की जाती थी, तो मैं जिससे जिससे बात करना चाहता था 1 घंटे के भीतर कॉल करके मैं सबसे बात कर लेता था। जिससे बात नहीं करना था नहीं करना था, जिसके कॉल का दोबारा कॉल आने हाँ। का इंतजार करना था वो कॉल करना था। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर कॉल का जवाब दिया जाए। अभी भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं जो नहीं आने चाहिए, और उनसे कोई बहुत प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन फिर भी कॉल जो है वो उठाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा। सर। मैं पार्लियामेंट का सदस्य था, मेरे क्षेत्र से फोन आ रहा था, आडवाणी जी के यहाँ मीटिंग चल रही थी। मैं कमरे से बाहर गया, उस व्यक्ति को मैंने कहा मैं आडवाणी जी के कमरे में एक मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करूंगा। फिर उसके बाद दोपहर का वक्त हुआ, दोपहर को फिर भी आडवाणी जी के कमरे में, उस दिन पता नहीं लोकसभा में क्या हो रहा था, फिर भी मीटिंग हो रही थी। फिर उस व्यक्ति का फोन आया, तो उसको मैंने कहा कि मैं बिजी हूँ, आडवाणी जी के कमरे में मीटिंग चल रही है। फिर उसका शाम को उसका फोन आया 5, 5:30 बजे, फिर भी मीटिंग चल रही थी, फैक्ट था। फिर मैंने उसको कहा कि भाई मैं तो बिजी हूँ इस समय। तो मुझे उसने मुझे बहुत डांटा, वो मेरा वोटर था, उसने मुझे बहुत डांटा कि आप झूठ बोल रहे हैं। बार बार जब मैं फोन करता हूँ तो आप कहते हैं आडवाणी जी की यहाँ मीटिंग चल रही है। तो उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर मैंने अपने एक प्रमुख कार्यकर्ता को वहां फोन किया और कहा कि देखिए ये नंबर से मेरे पास कॉल आया था और वो बहुत हमसे नाराज है, पता कीजिए कौन है। तो इंक्वायरी करने में पता चला कि वो एक अच्छा कार्यकर्ता हम लोगों का था, जो सचमुच में उसको ये लगा कि भाई हम तो उसको बहानेबाजी से टाल रहे हैं। तो फिर हमने उसको कॉल किया, उससे बातचीत हुई, उसने भी हमसे माफी मांगी, मैंने भी उससे माफी मांगी, मामला सलट गया। शुक्रिया सर, ये आपका बड़प्पन था, और इसीलिए सर यशवंत सिन्हा भीड़ से अलग हैं, राजनीति में नहीं है, लेकिन आज भी राजनीति के स्तंभ हैं। भाजपा जो आज ज्ञान बांट रही है, उसको आज राजनीति में आप ज्ञान देना नहीं चाहते, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।